हरियाणा में घोर अनर्थ, पीड़ित कांग्रेस या जनता। चुनाव आयोग ने धांधली की शिकायतें खारिज की, कांग्रेस को फटकारा। अभी की ताजा खबर, बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस की ओर से दायर गई उन तमाम शिकायतों को खारिज कर दिया है जिसमें हरियाणा में चुनावी धांधली की बात कही गई थी, जिसमें कहा गया था कि इलेक्टोरल वोटिंग मशीन 99% तक रिचार्ज पाई गई, जिसमें कहा गया था कि जो ईवीएम 99% तक रिचार्ज थी उनमें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिले और जो ऐसा नहीं थी उसमें कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी शिकायतें थी। वोटों की गिनती के दिन यानी रिजल्ट वाले दिन चुनाव की रिजल्ट देने में जो चुनाव आयोग देरी कर रहा था उसको लेकर के भी शिकायतें थी, लेकिन चुनाव आयोग ने सभी शिकायतों को खारिज कर दिया। अब आपको ये भी पता लग रहा होगा कि खारिज किया तो कुछ कहा भी होगा। चुनाव आयोग ने इस बात का जवाब ही नहीं दिया है। अपने पूरे जो वेबसाइट में जवाब लोड किया है, अपलोड किया है, उसमें कहीं भी इस बात का जवाब नहीं है कि ईवीएम में 99% जो रिचार्ज पाया गया है वो पाया गया है तो क्यों पाया गया है। इसके बजाय चुनाव आयोग ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा था, सब कांग्रेस के सदस्यों की मौजूदगी में यानी उनके द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति की मौजूदगी में हो रहा था। बस यही जवाब था। तब तो कभी कोई शिकायत होनी ही नहीं चाहिए चुनाव आयोग को। किसी भी शिकायत को करने से पहले इस बात की ही तस्दीक कर लीजिए कि हर स्तर पर कांग्रेस का एजेंट या कांग्रेस के व्यक्ति या उसके द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति या ऑपोजिशन का कोई भी या शिकायत करने वाली पार्टी का कोई भी व्यक्ति मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो सभी कोई भी बात धांधली हो ही नहीं सकती। चुनाव आयोग का यह कहना है कि अगर कांग्रेस के सदस्य मौजूद हैं तो उसको धांधली माना ही नहीं जा सकता। जबकि चुनाव आयोग ने उन पर जो सवाल उठाए गए वहां मौजूद लोगों ने ही उठाए। भाई, जो चुनाव के दौरान काउंटिंग एजेंट्स थे कांग्रेस के, उन लोगों ने सवाल उठाए हैं। वो लोग मौजूद तो थे, फिर भी सवाल उठाए। हम ये चिंता लेकर क्यों बैठे हैं? ये चिंता क्या है? ये चिंता इस बात की नहीं है शिकायतें खारिज हो गई हैं। ये चिंता इस बात की है कि चुनाव का अपहरण होता है और उस अपहरण पर कोई बात सुनने को स्वतंत्र एजेंसी तैयार नहीं है। कोई बात सुनने को स्वतंत्र एजेंसी तैयार नहीं है। जहां चुनाव आयोग तैयार नहीं है। और किस बात की ये स्वतंत्र एजेंसी है, इस एजेंसी पर तो पहले से सवाल उठ रहे हैं कि इनकी नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री और उनके साथ के 2 सदस्य जिसमें कि उनका बहुमत होता है वो करते हैं। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हटा दिया गया संशोधन करके, और एक तरह से उनकी मन मुताबिक व्यक्ति बिठाए जाते हैं चुनाव आयोग में। क्या इसका ही नतीजा है कि सिर्फ शिकायतें अनसुनी नहीं हुई, कांग्रेस को धमकाया गया, ये बताया गया कि आगे से ऐसी शिकायतें करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये धमकाया कि ये इससे अराजकता फैल सकती है, इससे लोग भड़क सकते हैं। इसलिए कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि इतने साल पुरानी ये पार्टी है, ये इस तरह की शिकायत लेकर ना आए। ये आदतन कांग्रेस ऐसा कर रही है।
चुनाव दर चुनाव आदतन कांग्रेस शिकायत कर रही है, और फिर पहले के चुनाव के जो मामले थे वैसे ही मामलों को उसमें कट पेस्ट करके ये बताया गया कि 39 या 40 बार अदालतें इन बातों को, इन शिकायतों को सुन चुकी है। 39 या 40 बार क्या अदालतें इस बात को सुनी थी कि ईवीएम 99% चार्ज क्यों है? क्या इस बात को कभी सुना गया था? लेकिन आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजय शुक्ला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को मैं अपडेट कर रहा था और आपका इंतजार ही हो रहा था कि कैसे कैसे ये चीजें जो हुई हैं, आज जो घटना हुई है, ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड लाइन पर हुई है। चुनाव आयोग से ऐसी ही लोग उम्मीद पाल बैठे थे, वो जान रहे थे कि चुनाव आयोग ऐसा ही फैसला देगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग क्या संविधान को ताक पर रख करके फैसला देगा? चुनाव आयोग क्या अपोजिशन को न सिर्फ उनकी शिकायतों को खारिज करेगा बल्कि उसको शिकायत नहीं करने के लिए हतोत्साहित करेगा, उसके लिए फटकारेगा? और चुनाव आयोग क्या उन सवालों का भी जवाब नहीं देगा? जो सवाल किए गए वो सवाल शिकायत थी, वो शिकायत धांधली की थी। इससे हरियाणा का चुनाव पलट गया। जो पार्टी बैलेट पेपर में 74 सीटों पर आज भी चुनाव आयोग की वेबसाइट में मौजूद आंकड़ों में जीत रही है, आज भी जीत रही है और आगे भी जीतती रहेगी, वो चुनाव बैलेट पेपर का पूरा नेचर ईवीएम में आने के कारण, ईवीएम की वोटों की गिनती के कारण उलट जाता है। और उलट जाने की जो मूल कारण बताया गया वो 20 सीटों की शिकायतें थी, जिसमें कि ईवीएम 99% तक रिचार्ज अवस्था में पाए गए, और उन शिकायतों पर एक शब्द चुनाव आयोग ने नहीं कहा। क्या कहेंगे अजय शुक्ला सर? एक शब्द नहीं कहा चुनाव आयोग ने। जी, मैं समझता हूं कि इसे चुनाव आयोग अब कहना बंद कर देना चाहिए। ये आरएसएस बीजेपी की विस्तारित शाखा है। आज चुनाव आयोग नहीं रह गया। लोग पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर का भी साथ में हुआ था, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, उसकी भी बात। वहां पर चुनाव इसलिए फेयर हुआ क्योंकि 15 यूएन के 15 देशों के प्रतिनिधिमंडल को निगरानी के लिए भेजा गया था। जम्मू कश्मीर के मसले पर निगरानी के लिए भेजा जाता, इसलिए समस्या थी, इसलिए वहां पर रिजल्ट सामान्य तौर पे विपरीत आया, जो भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही थी जिस तरह से। लेकिन यदि आप बाकी की बात करेंगे तो ये चीज हरियाणा में नहीं थी, और हरियाणा में इस चुनाव के दौरान इस बात को लेकर संदेह जताया जा रहा था कि इस तरह से चल रहा है। वही हुआ। प्रेम जी, सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के पास यदि 10 सीटें उधर से इधर आ जाती, नतीजा क्या होता? कांग्रेस 37 से 47 हो जाती और भारतीय जनता पार्टी, स्वाभाविक सी बात है, सरकार नहीं बना पाती। अब हम ज्यादा सीटों की बात नहीं करते, बाकी एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ उन 20 सीटों की बात करते हैं जिन 20 सीटों पे ईवीएम 99% चार्ज। सबसे बड़ी बात है, मैं अपना मोबाइल लेके घर से चलता हूं और 100% चार्ज करके चलता हूं। चल के कहीं जाता हूं, भले ही कोई बहुत ज्यादा काल ना हो, कुछ ना करूं, एक भी काल ना आए, जब लौट के घर आऊंगा 2 घंटे बाद, तो साहब 100% चार्ज नहीं होगी, 99% चार्ज नहीं होगी, वो निश्चित रूप से 3-4% घट चुकी होगी। अब आप एक बात बताइए, ईवीएम सुबह आपको 99% चार्ज दी गई, जिस समय खोली गई ये रिकॉर्ड में है, पूरे दिन ईवीएम चली और सब कुछ होने के बाद में पैक हुई, पैक होने के बाद में 3 दिन रखी रही, चौथे दिन खुलती है, तब भी
99% चार्ज है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये कैसे हो गया, ये आश्चर्य कैसे हो सकता है? ये तो भाई फिर बता दीजिए, फिर हम भी लोग अपने मोबाइल में, दूसरी और चीजों में उसी तरह की बैटरी डालना शुरू कर दें। हम लोग परेशान हो जाते हैं। आप याद करिए, कोई ऑनलाइन डिबेट कर रहे होते हैं कि हाँ सब बैटरी खत्म हो रही, तो उसके बाद में दूसरे के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा चार्ज कर ले। लेकिन यहां तो इतना बेहतरीन स्थिति है कि अपने आप चार्ज है, खत्म ही नहीं होती चार्ज। अब इसका जवाब दे देते, मैं और कोई बात नहीं कर रहा हूं। इस बार कांग्रेस की स्पेसिफिक शिकायत इसी को लेके थी, बाकी चलिए कुछ और होंगी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़। एक बात और कि हमारे बहुत सारे दर्शक एक बात पूछ रहे हैं, वो भी पैटर्न में आदतन ही पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं कांग्रेस कुछ बूथों पर ईवीएम के वोटों की गिनती करा लेती। यहाँ पर उनको ये बताना जरूरी है कि वोटों की गिनती को लेकर के शंका ही नहीं है। यहाँ तो ईवीएम बदलने, ईवीएम रिचार्ज होने की अवस्था, आप गिनती भी कराएंगे तो रिजल्ट नहीं बदलेगा। यहाँ तो ईवीएम ही बदल दिया गया है और रिचार्ज अवस्था में ईवीएम मिले हैं, इसलिए वोटों की गिनती की बात बंद कीजिए। इससे पहले ईवीएम में काला वो लगा दिया जाता था, उसके जरिए धांधली होती थी। इस बार नया पैटर्न निकाला, इसके जरिए धांधली हो रही है। कभी कोई और पैटर्न निकलेगा। ये ईवीएम है मशीन, जब एलन मस्क कह रहा है, इससे बड़ा विद्वान तो कोई नहीं है मैं ईवीएम का। वो एलन मस्क कह रहा है कि ईवीएम को हैक कर सकते, किया जा सकता, मशीन पे भरोसा मत करो, बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ। तो फिर हम लोग इतना हंगामा, इतना सवाल उठने के बाद सरकार तैयार नहीं होती। आप समझिए, मतदाताओं का थोड़ा भी हिस्सा अगर शक भी जाहिर करता है तो ये चुनाव आयोग को चाहिए कि वो पूरा फेयर तरीके से चुनाव कराए। हर मतदाता थोड़े शक जाहिर करेगा। 5%, 2% मतदाता भी अगर शक जाहिर करता है तो आपको पद्धति बदलनी पड़ेगी। ये है लोकतंत्र की आवाज, जिसको प्रेम जी, इसी बात पे मैं कह रहा हूं कि जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पास किया था कि यदि हमारे एक, भले ही मशीन में ना गड़बड़, यदि एक भी मतदाता में अविश्वास है उसके प्रति, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको विश्वास दिलाएं, और यह विश्वास यदि उसे मशीन हटाने से होता है तो हम हटाएंगे। और उसने ईवीएम हटा दी थी। इतिहास है। अब अमेरिका से ज्यादा तो टेक्नोलॉजी में भारत फिलहाल तो नहीं है, और कोई स्पेशल नरेंद्र मोदी जैसे सीधे भगवान से बात करते हैं, वो वाली टेक्नोलॉजी हो और उसके जरिए ईवीएम चल रही हो, तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी बात वो ये है कि कांग्रेस ने जो शिकायत दी उसमें ईवीएम पर तो सवाल ही नहीं किया। कांग्रेस ने सवाल किया था कि 99% पूरे दिन मशीन में वोटिंग होने के बाद 99% कैसे चार्ज रह सकती है, वो भी 3 दिन बाद भी 99% चार्ज रह सकती है। तो साहब, ये तो स्पेशल बैटरी है, ये तो जो बैटरी बनाने वाली तमाम दुनिया की कंपनियां हैं उनके लिए रिसर्च का सब्जेक्ट है कि वाह इतनी बेहतरीन बना दी, फिर तो जरूरत नहीं है। हम रोज मोबाइल चार्ज करते हैं, कई बार 2 बार चार्ज करना पड़ता है, ज्यादा यूज हो। साहब वहां पे तो फिर जरूरत ही नहीं है, फिर तो हम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते बाद चलाएंगे, मस्ती से संडे कर लेंगे, चिंता ही नहीं है। उसमें चुनाव आयोग ने ये सबसे, मैंने जो पढ़ा मुझे ध्यान आ रहा है कि चुनाव आयोग ने एक बात कही है कि जो ईवीएम की 99% वाली काउंटिंग की शिकायत है, उसकी टाइमिंग और उस टाइमिंग के समय उससे वोट कितना प्रभावित हुआ ये बताने में शिकायतकर्ता असफल रहे, उसका कहीं जिक्र नहीं। अब बताइए, ये चुनाव आयोग बताएगा? भाई आप तो ये बताएंगे ना कि ये परसेंटेज कैसे बदला, उसका जवाब दीजिए ना। तो उल्टा शिकायतकर्ता से बोल रहे हैं कि इसका वोट
पर क्या फर्क पड़ा आप नहीं बता रहे हैं। ये कैसे बताएंगे, बाहर में ईवीएम से जो बाहर बैठा व्यक्ति कैसे बताएगा। मैं यही कह रहा हूं प्रेम जी, जो उन्हें बताना है वो कह रहे हैं कि आप बताओ। अरे भाई हमने तो बता दिया, हमें ये बता दो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि 99% चार्ज है पूरे दिन, सुबह से खोली गई और शाम को जब बंद की गई 8 बजे, तो सुबह 7 बजे खोलने के समय और 8 बजे बंद करने के समय, उस समय इतना यूज होने के बाद, ऑन रहने के बाद, वोटिंग पड़ने के बाद 99% कैसे रह सकती है, और 3 दिन बाद चौथे दिन खुलती तब भी 99% है, तो साहब इससे ज्यादा स्पेशल कैसे हो सकती है। और तो ये जब स्पेसिफिक मशीन नंबर और सब कुछ, मुझे एक बात याद आ रही कि पानीपत ग्रामीण में जो शिकायत हुई थी, वहां एक कागज वहां के अधिकारी ने साइन करके दिया था, जिसको हमने भी कभी स्क्रीन पर दिखाया था। वो कागज में हाँ, ये ट्वीट लिखा किया था, गया था, हम लोगों ने ट्वीट किया है, उसमें ये लिखा था कि ये जो एक अधिकारी ने लिखा था कि ये परसेंटेज इतना बढ़ गया है क्योंकि ये रिचार्जेबल होता है। एक अफसर ने लिख के साइन किया हुआ है। अब इस बात को चुनाव आयोग तस्दीक कर दे कि वो अफसर सही कह रहा है, वो भी चुनाव आयोग का ही प्रतिनिधि है, लोग डीएम लोकल लेवल पर होते हैं। जी मैं प्रेम जी बताता हूं, मेरे सगे साले पीठासीन अधिकारी थे, मैंने उनसे पूछा 99% चार्ज रह सकती, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता। हमने चुनाव इतने कराए, इतने चुनाव में जब हम बैटरी हम 100% में तो होती नहीं है, जब भी लगाते हैं तब 99 में हो ही जाती है, तो कहा 99% से शुरू ही करते हैं, और जब खत्म होती है तो कई बार 50% रह जाती है, कई बार 60% रह जाती है, इससे ज्यादा सामान्य तौर पे नहीं होती। भाई चलिए बिल्कुल यूज नहीं हुई होगी तो 70% हो जाएगी, इससे तो कम हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा। अब आप एक बात बताइए, यदि जिन मशीनों में उसी चुनाव क्षेत्र में जो मशीनों में नेचुरली 60%, 50%, 70% चार्ज हैं, उनमें तो बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी उन मशीनों पे जीत रही है जो 99% चार्ज से शुरू हुई थी और 4 दिन बाद में जब निकलती है तब भी 99% होती है, वोटिंग भी हो जाती है, उसमें उसे 80 से 90% वोट मिल जाते हैं। तो अब इसका मतलब यह है कि पीठासीन जो भी अधिकारी होंगे, उनसे हमने 4 मशीनों के नंबर मान लीजिए किसी उस पे ले लिया, 4 जगह और हमारे पीठासीन अधिकारी हैं, तो हमने 4 जगह के ले लिए मशीनों के, और उसी की नंबरिंग करते हुए हमने मशीन रिप्लेस कर दी, और जो दूसरी मशीन रिप्लेस करी उसमें जो हमने किया अपना काम कर दिया। बताइए क्या कर लेंगे। दूसरा तरीका, हमने एजेंट्स खरीद लिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तीसरा तरीका, कभी भी जिसमें अब ये सील लगी है उस सील को खुलवा के दूसरी चीज रख के और फिर वही सील लगवा दूंगा, इतने एक्सपर्ट लोग हैं। तो मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि कुछ भी ये खेल किए जाए तो मैं तो ये कहता हूं कि इस बार तो कांग्रेस ने तो कभी भी ईवीएम को लेकर शिकायत नहीं दी, कांग्रेस ने तो 99% चार्ज पे दी और जो तमाम गड़बड़ियां हुई थी उनकी दी। तो आप साहब उनका जवाब दीजिए। इन्होंने कहा था हम हर कैंडिडेट वाइज शिकायतों का जवाब देंगे, एक में भी 99% चार्ज का कोई टेक्निकल रीजन नहीं बताया। इससे यह बात 100% साबित होती है कि राजीव कुमार समेत दोनों चुनाव आयुक्त भाजपा नरेंद्र मोदी आरएसएस के गुलाम हैं। उनकी चुनाव आयोग आज एक्सटेंडेड विस्तारित शाखा है आरएसएस बीजेपी की। इसके अलावा
कुछ और नहीं साबित होता है। और जो लोग कहते हैं इसको शिकायत कर लिए, इसको कर लिए, क्या कर लेंगे आप? शिकायत सुन ही नहीं रहा। अब तो पिटीशन फाइल की थी कांग्रेस ने, उस पिटीशन पे ये बता रहे हैं। अब आप सोचिए, इसकी फीस भी कांग्रेस ने दी थी। तो इन सब के बाद में यदि यह स्थिति है तो आप किससे उम्मीद करेंगे? अब इसका तो तरीका यही है कि घुस के मारिए। यहाँ कुछ बातें और पैदा होती ये है, काम, कुछ बातें मैं और यही पैदा कह रहा हूं कि यह काम तो अब जनता को करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई तो जनता की है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। इसको सवाल के फॉर्म में लाता हूं तो थोड़ा अच्छे तरीके से आप रिप्लाई करेंगे। वो ये है कि जैसे हमारे दर्शक भी बहुत कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पे चले जाइए, या सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है उसके हिसाब से आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, यानी वोटों की गिनती कराइए या ईवीएम की गिनती, इस तरह से चीजें। यहाँ कुछ बातें साफ करनी है। चले जाइए मतलब कौन चले जाए? वहां पर कांग्रेस चूंकि लड़ रही थी हरियाणा में, उनकी सरकार स्टेक पर थी, वो हारी तो वो हारी। लेकिन आज कांग्रेस चुनाव हारी है, कल कोई और चुनाव हारेगा, परसों कोई और चुनाव हारेगा। इस स्टेट में ये नतीजा, किसी स्टेट में कोई और नतीजा। ये किसकी हार है? ये कांग्रेस पार्टी की हार है या मतदाताओं की हार है? कांग्रेस पार्टी जाए, मतदाता न जाए, ये मतदाताओं की सामूहिक हार है कि उनके वोट कहां जा रहे हैं उनको पता नहीं है। तो यहां से थोड़ा सा आप एलोबरेट करते कि सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या होगा, नहीं जाने से क्या होगा। तब तक, जब तक जाएंगे तब तक तो ये ईवीएम को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए हैदराबाद भेज चुके होंगे। जी प्रेम जी, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। अभी बहराइच डिस्ट्रिक्ट में बुलडोजर चलाने का आदेश पीडब्ल्यूडी ने दे दिया, नोटिस चस्पा कर दिए। याद करिए, जो सांप्रदायिक दंगा कराया गया बीजेपी द्वारा। अब आप ये सोचिए, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि बुलडोज नहीं किए जाएंगे, सब कुछ नहीं होगा। बहरहाल कुछ एनजीओज इसकी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि साहब ये गलत हो रहा है, आपके आदेश की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया? हु आर यू? जिसके यहां बुलडोजर चल रहा है वो आए, हम सुनेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। आप कौन होते हैं? हालांकि सामान्य तौर पे हमारे यहां जब पब्लिक लिटिगेशन का सब्जेक्ट आया था तब ये बात आ जाती है, ये कवर होती है। लेकिन चलिए, सुप्रीम कोर्ट यह कह के आप तो पार्टी नहीं है, तो साहब बिल्कुल यही है कि कांग्रेस में उस जगह के, चलिए 20 प्रत्याशी ये कह सकते हैं कि मेरा स्टेक था, लेकिन उससे बड़ा स्टेक तो उस जगह की जनता का है, मतदाता का है। आपने वोट दिया किसी को, आपका वोट जा रहा है कहीं, आपके बूथ पे ये खेल हो रहा है, तो साहब आप बैठे रहेंगे? आप सबको मिलके अपने अपने एफिडेविट बनवा के कांग्रेस प्रत्याशी को देने चाहिए कि हाँ देखिए, इस बूथ में 20,000 वोट पड़े हैं, ये लीजिए 20,000 में से 18,000 ये एफिडेविट हैं, हमने इस पार्टी को वोट दिया था। और इस आधार पर सीधी सी बात है, कर देना चाहिए। लेकिन जब जनता निकलेगी तब ना। अब जनता इस देश की इतनी मक्कार है, शब्द कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मक्कार है, घर बैठे सब खाना चाहती है, उसे बस सुविधा में सब कुछ मिल जाए। तो साहब, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो जनता सड़क पे थी, गांधी सब जगह नहीं लड़वाए थे। आप गोरखपुर चले जाइए, मरने वाले क्या गांधी थे? नहीं, वहां की जनता थी। आप काकोरी आ जाइए, कहां की जनता थी? इस देश की जनता थी। चाहे जहां पर भी गोली चली, मारी, लाठी मारी गई, जनता थी। तो जनता लड़ रही थी। हाँ, नेतृत्व तो कांग्रेस कर रही थी,
गांधी, नेहरू, पटेल कर रहे थे, मौलाना कर रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लड़ाई तो तब लड़ी जाएगी जब हमारे देश की जनता मक्कारी में बैठे, अरे हमें क्या, फिर भगवान देखेगा, ये होगा, अदालत जाए। तुम क्या करोगे? वोट तुम्हारे धोखा हो रहा है, जो गलत सरकार बनेगी वो डंडा तुम्हारे करेगी, उन्हें क्या परेशानी भाई? राहुल गांधी पैदा हुए थे, राहुल गांधी मरेंगे, वो राजा थे, राजा हैं, राजा रहेंगे। आप जो थोड़ा आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे, वो जरूर गर्त में चले जाओगे। 3 महीने में गौतम अडानी की 8 गुना बढ़ गई। आया रिजल्ट कि उनकी वो संपत्तियां बढ़ गई। और आपकी क्या हुई? जाने कितनी कंपनियां इस 3 महीने में उन्होंने टेक ओवर कर ली। आप कितनी बढ़ गई भाई? आपने कितनी कंपनियां और कितने एसेट्स खरीद लिए? ये सब आपका पैसा छीना गया है, आपका हक छीना गया है। तो अपना हक छिनवाने का आपको शौक है, कायरों की तरह बैठने का शौक है तो बैठिए, और नहीं तो आंदोलन करिए, खड़े होइए, हर मतदाता होगा। तो स्वाभाविक सी बात, मेरा ये मानना है कि यदि आप लड़ने निकलेंगे और पूरी ताकत से वोट करेंगे तो न भाजपा की औकात है और न किसी की है। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं पूरी ताकत से वोट करो। यदि आप 80% वोट कर दें तो यदि 10 मशीनें बदल भी जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ जाए। लेकिन साहब वहां पर भी स्थितियां हैं, तो दोनों तरह की। तो हमारा मतदाता जो है वो खुद चाहता है सब कोई दूसरा कर दे, हम तो बस आजादी एंजॉय करेंगे, मुकदमा कोई और लड़ ले, हमें उसके बेनिफिट मिलने चाहिए। तो साहब ये समस्या है इस देश की, और इसीलिए हम लोग इतने सालों तक तमाम आक्रांता आए, शक आए, हूड़ आए, आर्य आए, जाने कौन कौन आया, और हम गुलाम बन के रहे। हमें पता नहीं है कि हमारा ओरिजिन क्या है, हमारा डीएनए क्या है। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई शुद्ध डीएनए बता ही नहीं सकता है। बस खुद बोल लीजिए कि मैं राजपूत हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बस काम खत्म। अहम पाल लीजिए, और जो बेचारा कमजोर है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसको मार के बता दीजिए कि हम राजा हैं। अल्पसंख्यकों पे हमला करके आप कह दीजिए आप तो बड़े ताकतवर हैं। तो साहब ये इस देश की विडंबना है। अजय शुक्ला सर, एक सवाल लेते हैं आपसे कि ये जो चुनाव आयोग का फैसला आया, इस फैसले में अपनी ओर से उनके का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। इसके अलावा कांग्रेस को चेताया है कि आप ऐसी शिकायतें बार बार लेकर आते हैं और आदतन लेकर आते हैं, और ऐसी शिकायतों से अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है, इसलिए आगे से आपको आगाह किया जाता है। ये आगाह करने वाला, ये धमकी, ये चेतावनी अब तो आगे कोई शिकायत भी लेकर नहीं जा सकेगा। देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक, आपकी जानकारी के मुताबिक यदि हम देखते हैं आधिकारिक, कांग्रेस ने इस तरह की शिकायत पहली बार दी है। पहली तो एक ये बात, बाकी शिकायतें दूसरे टॉपिक्स पे रही होंगी, इस पर कभी नहीं हुई। पहली बात। दूसरी चीज, शिकायत लेके तो हम आएंगे, तुम हमारे पैसे से खाते हो, हमारे पैसे से ऐश करते हो, हमारे पैसे से तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनता है, बंगले, गाड़ी, सब कुछ हमारे पैसे से मिलती है। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम हमें ये कहो इसकी शिकायत नहीं लेके आओगे? बिल्कुल लेके आएंगे, 10 बार लेके आएंगे। और मुझे लगता है इनके इस जवाब से कांग्रेस को एक टेक्निकली, मुझे लगता है लीगली एक पिटीशन करने का जो वो है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का एक आधार मिलेगा कि
हमने ये सवाल किए थे, इनका किसी का जवाब नहीं दिया और इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। यदि हम नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, वो भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करेगा। सुप्रीम कोर्ट में बैठे गुलामों को हम लगातार देख रहे हैं, और जब हम ऐसे गुलामों को देख रहे हैं तो क्या उम्मीद करेंगे? इसका एक ही जवाब है कि इस देश की जनता निकलेगी और चुनाव आयुक्तों को दौड़ा दौड़ा के मारेगी। इस देश के में अराजकता का कारण वो खुद बनेगी। ऐसा हम कह नहीं सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि इसको प्रोवोकेशन भी माना जा सकता है, तो हम ऐसी बात नहीं कहेंगे। नहीं, बिल्कुल मैं देखिए प्रेम जी एक चीज देखिए, ये वो नहीं है, मैं वो आशंका व्यक्त कर रहा हूं जो खुद चुनाव आयोग ने कही है। मैं नहीं कह रहा हूं, चुनाव आयोग ने कही है कि इससे अराजकता फैल सकती है। यही तो हम बता रहे हैं, आगाह कर रहा हूं कि यदि इस तरह की हरकत चुनाव आयोग करेगा तो ये स्थिति होगी, यह स्थिति होगी। आपने देखा है इसको हम थोड़ा सा क्लियर करें कि आप ये कह रहे हैं कि शिकायतें नहीं सुनने से या इलॉजिकल वे में शिकायतें खारिज करने से अराजकता फैलेगी, न कि शिकायत करने से, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है शिकायत चुनाव आयोग के सामने शिकायत ले जाने से जब वो जी बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं जी। तो जी इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें दो स्थितियां पैदा होती हैं। एक तो जो स्वच्छ चुनाव को लेकर के, निर्भीक चुनाव को लेकर के, पारदर्शिता के लिए आशान्वित रहते हैं कि हमारा सिस्टम रीस्टोर होगा और सही तरीके से चुनाव होंगे। उन लोगों को आज के चुनाव आयोग के फैसले से घोर निराशा हो सकती है, एक ये है। और दूसरा है कि सिस्टम में अविश्वास भी पैदा हो सकता है, ये दूसरी स्थिति है। जो दूसरी स्थिति है वो देश को अराजकता की ओर ले जा सकती है। और पहली स्थिति जो है वो निराशा होने के बावजूद हम कोई ना कोई समाधान की ओर आशान्वित भी रह सकते हैं। तो ये दो इस बात खुली हुई है। लेकिन आप थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे थे। हम देख रहे हैं कि माधवीपुरी बुच के मामले में एक के बाद एक सबूत कांग्रेस रखती चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ही सेबी को हिंडनबर्ग मामले में जांच की जिम्मेदारी दी थी, और सुप्रीम कोर्ट उसी सेबी पर जब आंच आई है कि स्वयं उस सेबी का संबंध हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो अडानी के खिलाफ टिप्पणियां थी, गौतम अडानी की कंपनियों से लाभान्वित होने के सबूत लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर खामोश है तो यह भी चुनाव आयोग के फैसले ही की तरह एक घोर निराशा का कारण दिख रहा है। जी बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आपसे जब बात कर रहा हूं उसके पहले मैं ट्वीट कर चुका था। ये आप देखिए, आज फिर चुनाव आयोग ने साबित किया कि वो आरएसएस बीजेपी की विस्तारित शाखा है और राजीव कुमार उसका गुलाम। तो ये बात मैंने साफ साफ लिखी हुई है, और ये देखिए नीचे ट्वीट किया है। जो बात मैं कह रहा हूं पब्लिक कह रही है, मिस्टर विवेक है, और वो कह रहे हैं विवेक जैन, इन गुर्गों के दो ही इलाज हैं, या तो बड़ा आंदोलन या बोरा कुटाई। तो मैं यही कह रहा हूं, ये जनता की आवाज है। यदि ये नहीं सुनेंगे, नहीं न्याय करेंगे तो फिर यही होगा, और यही वास्तविक सत्य है, और इसको हम आप नकार नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से हो रहा है, ये अपने आप में दुखद है, और ये भारत के लोकतंत्र के लिए ही नहीं, देश के नागरिकों के लिए खतरनाक, उनके भविष्य को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इससे आप जान लीजिए आपके पास में और है क्या। इस देश के नागरिकों के पास में एक वोट छोड़ के तो कोई अधिकार है नहीं, और जो वोट का अधिकार है यदि वो आपने खो दिया तो आपको कूट कूट के इस देश की सरकार गुलाम बना के वैसे कराएगी जैसे होता था कि नील की खेती करनी पड़ेगी चाहे जो कुछ हो जाए।
तो वैसे ही आपके साथ होगा। इसलिए जरूरत है इस देश की जनता जागे और इसकी लड़ाई के लिए आगे निकले, यही होगा। और यह लड़ाई इसलिए होगी क्योंकि चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है, न्याय नहीं कर रहा है, और न्याय होता दिखना भी चाहिए। तो तीनों चीजें नहीं है, न शिकायत सुन रहा है, न न्याय कर रहा है, न न्याय होते दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट की भी कमोबेश वही हालत हो गई है। तमाम चीजों पे वो लेक्चर देते हैं जजेस। हमने देखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को के पद पर बैठे डीवाई चंद्रचूड़ को, जिनसे हमने बड़ी उम्मीद, लेकिन वो शेर के बेस में सीआर निकला, रंगा हुआ सीआर निकला। और जब ऐसा निकले तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। जिस तरह से उसने किया, इसके पहले तो एक भी जस्टिस ने नहीं किया। आप देख लीजिए किस जस्टिस ने अपने घर में बुला के उनसे आरती करवाई थी, वीडियो बनवाए थे। क्या प्रधानमंत्री, क्या कोई भी हो, किसी के घर जाता है तो मेरे घर में वीडियो कौन बना सकता है, नहीं बना सकता, ये मैं डिसाइड करूंगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, ये प्राइवेसी है हमारी। तो आप सोचिए, इसका मतलब है उस साजिश में चंद्रचूड़ शामिल था, और चंद्रचूड़ ने जो किया वो भारतीय न्याय तंत्र पर, न्याय व्यवस्था पर कलंक है। कलंक का इतिहास उसने लिखा है। तो ऐसे समय में आप क्या उम्मीद करेंगे? और अब 9 तारीख के बाद में जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं संजीव खन्ना, स्वाभाविक वो आरएसएस के जन्मजात परिवार से हैं। हंसराज खन्ना उनके चचा, जो जिस तरीके से आरएसएस के लिए काम कर रहे थे उस दौर में, सबको पता है, खुल के आरएसएस के हिसाब से जजमेंट दे रहे थे और काम कर रहे थे। और उसके अलावा आप देखें, तब चंद्रचूड़ के ही पिता उस 5 जजों की बेंच में थे, उनका जजमेंट अलग था, हंसराज खन्ना का अलग था। इसके अलावा आप देखिए तो ये वो पूरी है। और उन्होंने रिजाइन करने के बाद में संघ प्रमुख से मुलाकात की थी, भाऊराव देवरस से, तो वो कनेक्शन प्रूव होता है। इसके बाद आप देखिए, संजीव खन्ना के पिता आरएसएस से जुड़े हुए थे, वो भी जस्टिस रहे। तो अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद भी 2 जस्टिसेज ऐसे हैं जो चीफ जस्टिस बनेंगे, वो भी ऐसे ही आ रहे हैं। तो ये लड़ाई तो अब जनता को लड़नी पड़ेगी। अब किसी अदालत से, किसी चुनाव आयोग से उम्मीद नहीं कर सकते। और इसीलिए राहुल गांधी ने कहते हैं चुनाव अकेले कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यह जो है भाजपा से लड़ाई नहीं है, आरएसएस से लड़ाई अकेले नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और तमाम संस्थाएं, मशीनरी और अदानी अंबानी। तो अब आप समझ लीजिए, तो ये कठिन लड़ाई है, ये बगैर जनता के उतरे नहीं होगी। तो अब ये एक वानगी थी। एक बात अजय शुक्ला जी, बहुत आसानी से लोग कहते हैं, और अपनी यहाँ दर्शकों की भी टिप्पणी है, पहले भी इस विषय पर जब बात होती है तो ऐसी टिप्पणी आती है कि ऐसे मौके पर सारा राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सबसे इस्तीफा देकर के अपोजिशन को आ जाना चाहिए लड़ने के लिए। इस पर क्या राय रखेंगे आप? तो फिर क्या करेंगे आप? इस्तीफा दे के आ जाइए, कोई नहीं, बैठिए आप जाके घर। वो तो फिर तो जो चाहेंगे वो करते ही रहेंगे। अभी तो फिर भी विपक्ष लड़ जाता है, कुछ चीजों को रुकवाता है, कुछ इधर उधर कुछ चेंज करा लेता है, तब क्या होगा? कहां पे यह कानून है या कौन सा संविधान में है कि विपक्ष इस्तीफा दे जाए तो संसद नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी या क्या नहीं चलेगी? आप चुनाव मत लड़िए, तब भी वो बना लेंगे, तब तो उनके लिए और आसान हो जाएगा। अभी तो कम से कम चुनाव का डर होता है, अभी तो कम से कम चुनाव का डर होता है,
तो वो जाति समीकरण साधते हैं, कभी धर्म साधते हैं, कभी जम्मू कश्मीर में सिलेंडर मुसलमानों को देने की बात करते हैं, कुछ तो करते दिखते हैं। लेकिन जब सब इस्तीफा देके घर में बैठ जाएंगे तब उनके डमी पार्टियां उनकी खड़ी हो जाएंगी, वो लोग चुनाव लड़ेंगी और इस तरीके से वो बातों को आगे बढ़ाएंगी। तो इसलिए ये समाधान है ही नहीं कि जनता के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा से इस्तीफा दे दे। ये तो उनकी चाहत है। ये जो तानाशाही शासन को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं, जो बिल्डअप कर रहे हैं, उनकी ये चाहत है कि ऐसा हो। तो उनकी मन मुताबिक एक्शन लेना है या कि विरोध के रास्ते पे चलना है कि लोकतंत्र अभी एकदम से खत्म हो गया है, ये मान लेना है। नहीं, हम तो ये मानते हैं कि लोकतंत्र एकदम से खत्म नहीं हुआ है। आज भी ईवीएम के कुछ ईवीएम की का मैनिपुलेशन की बात सामने आ रही है। वो 5% 10% के बीच वोटों के मैनिपुलेशन की बात आ रही है। इसके बावजूद के जितनी भी गड़बड़ियां, जितनी भी शिकायतें हरियाणा में दिखी, वोटों का प्रतिशत कांग्रेस का 11% बढ़ा, यानी जनता आज भी कांग्रेस के साथ खड़ी थी। लेकिन निर्णायक लीड लेने के मामले में वो पैंतरे जो आजमाए जाते हैं, वो गलतियां, वो साजिश, वो घपलेबाजी जो की जाती है, वो किए गए। उन शिकायतों को अगर आज नहीं सुना जा रहा है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि एजेंसियां लगातार कमजोर हो रही हैं, स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रही हैं, सत्ता का उन पर हस्तक्षेप और बढ़ चुका है। इवन न्यायालय तक से भी लोग अब नाउम्मीद होने लगे हैं। ये स्थिति खतरनाक है और ये इस खतरनाक स्थिति के लिए पहले आपको तैयार होना होगा, जनता को तैयार होना होगा। लोकतंत्र किसी पार्टी के लिए नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र है। लोकतंत्र जनता का है। अगर आज कांग्रेस पार्टी पीड़ित है, कल दूसरी पार्टी पीड़ित होगी। लोकतंत्र बचेगा तभी फिर सारी चीजें बचेंगी। इस बात को ध्यान में रखकर वोटर्स को लगना चाहिए कि ये चुनाव आयोग का फैसला सही नहीं है। ये चुनाव आयोग का फैसला शिकायतकर्ता को ही डांटने का तरीका गलत है और निश्चित रूप से मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए। इस उम्मीद के साथ नहीं कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, इस उम्मीद के साथ में कि आगे इस पर कैसे लगाम रुकेगी, क्योंकि उससे पहले ही ये ईवीएम को इधर उधर डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज देंगे हैदराबाद में। आप जान जाइए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो होने वाला नहीं है। हमें तो कोई उम्मीद नहीं दिखती, लेकिन ये उम्मीद जगानी होगी कि आगे से कोई गलत ना हो। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट से निर्देश लें, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता और जुडिशियरी के प्रमुख शामिल होंगे। वो स्थिति फिर से बहाल की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। जो विधायिका ने ये नियम पलटा था उस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था। तब नहीं लिया तो अब भी ले सकते हैं, अब नहीं तो आगे भी ले सकते हैं। इस लड़ाई को इसी फॉर्म में आगे जारी रखना होगा। अभी फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सबसे आग्रह कि आप प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्वाइन का बटन दबाइए। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।